नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी लहर में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी कक्षा 6 के स्टार्ट कर रहे हैं और अभी तक हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। आज हम तीसरा चैप्टर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती थी कि देखिए, जैसे एनसीईआरटी अगर बुक चाहें आप तो गूगल पे जाके या ऐप में जाके एनसीईआरटी के डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि देखिए, मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है आपके साथ। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 कक्षा 6 के लिए आप जब डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से आपको, ये मैंने पूरी बुक डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। तो फिर इसी से मैं नोट्स बनाकर पीपीटी में बनाती हूँ और आपको फिर उसी के ज़रिए पढ़ाती हूँ। इस तरीके से आपको इसमें सारी बुक मिल जाएगी, तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और इसमें एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, एक एक लाइन को अच्छे से नोट करिएगा। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है गवर्नमेंट, सरकार, ठीक है। तो जैसा कि मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, आप देख रहे होंगे। हाँ, और यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल मैंने पीपीटी के थ्रू पढ़ाया था और आज मैंने एनसीईआरटी में डायरेक्ट चैप्टर ओपन कर लिया है। मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को सारा डिटेल में एक बार पढ़ा देती हूँ, तो आप लोग इसके इंपॉर्टेंट जहाँ पे भी मुझे लगता है ना, तो मैं वहाँ पर बताऊँगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है कि सरकार क्या है, इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे, देखिए, कि सरकार क्या करती है, सरकार की क्या भूमिका होती है, ये सारी जानकारी हम देखेंगे। और सरकार के अंतर्गत लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रीय सरकार, ये 2 मेन मुख्य रूप से आती हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है, ये सारी जानकारी आज हम लेंगे। तो जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो जैसे बड़े बड़े हमारे मुद्दे होते हैं, बिजली से जुड़े या सड़क या गरीबों की मदद या अन्य तरह से भी हो सकती हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो उसमें किस तरह से लोगों को उनका मतलब कैसे रख रखाव रखना है, लोगों को किस तरीके से उनको सारी चीज़ों से बचाना है, उनको राशन पानी देना आदि अन्य तरह की मदद करती है, ठीक है ना। तो आज हम सरकार के चैप्टर में आगे बढ़ते हुए देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जैसा कि यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है कि जैसे सरकार के कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री हो गई, और जैसे किसी चीज़ में महंगाई है, कुछ भी महंगा हो गया तो उसे सस्ता महंगा, ये सारी चीज़ें जो करती है ये सरकार के द्वारा ही होता है। जैसे यहाँ देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है कि प्याज की दर में उछाल, ये सरकार ने प्याज के दाम तय किए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो, और भी अन्य देखिए, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये गवर्नमेंट के हाथों ही होती हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखिए, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हर एक कंट्री की अपनी एक गवर्नमेंट होती है, जो कि ये सारे बड़े बड़े कामों के लिए उनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जैसे देखिए, सड़कें, ठीक है, सड़कें और स्कूल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये कुछ सामाजिक मुद्दे हो गए, ठीक है, ये कुछ सामाजिक मुद्दे हो गए, प्लस ये देखिए यहाँ पर गरीबों की मदद, ठीक है ना। ये कुछ मेन चीज़ें होती हैं, वही जो मैंने आपको बताई थी। तो ये मैं आज आप लोग को एनसीईआरटी की बुक से ही करवा रही हूँ, जो हर एक परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है, तो आप लोग ध्यान से करिएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसा इतना ही है, इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट का काम होता है वो हमारे देश के जो सुरक्षा का ध्यान रखना और हमारे देशों से शांतिपूर्ण, जो हमारे पड़ोसी देश हैं सभी से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें अन्य देशों की सहायता लेनी पड़ती है, आयात निर्यात व्यापार के लिए, अन्य बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ठीक है ना। और यहाँ पर देख लीजिए, जैसे सुनामी या भूकंप, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो ये मुख्य रूप से सरकार इनमें जब पीड़ितों की सहायता करती है, अगर इससे जो लोग प्रभावित हो जाते हैं, जो क्षेत्र प्रभावित होता है, वहाँ पर बहुत सारी फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लोगों को खाने तक को मतलब समस्या हो जाती है कि वो क्या खाएं, तो ऐसे करके उन्हें सारी राहत सामग्री सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर जो मेन है ये लिखा हुआ है सारा, बट मैं आपको अपने शब्दों में भी वो उसको डिफाइन करती जा रही हूँ, एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है, और सरकार के लिए इन कामों को देखिए कि मतलब गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें कैसे करती है। तो बेसिकली यहाँ पर ये है, ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वह नियम बनाती है और निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। जो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, तो जिस देश की गवर्नमेंट जो भी रूल फिक्स करेगी, उस देश के रहने वाले लोगों को उसका पालन करना होता है और करना चाहिए, ताकि
वो चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ सकें। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं पिक्स के माध्यम से। ये हमारे देखिए सर्वोच्च न्यायालय की फ़ोटो है यहाँ पर एक, और एक ये इंडियन रेलवे की है, एक भारत पेट्रोलियम की है, और इसमें अन्य एग्जाम्पल भी शामिल हम कर सकते हैं, जैसे एक डाक सेवा भी है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये किस चीज़ का उदाहरण है, ऑप्शन में कई चीज़ें होती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये गवर्नमेंट के जो हमें सरकार प्रोवाइड कराती है पब्लिक में सुविधाएं, वो उनका पार्ट है। ठीक है, अब देख लेते हैं सरकार के स्तर। तो अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार सारे इंतजाम कैसे करती होगी। ठीक है, तो दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, जैसे कि ये स्तर किस तरीके से हैं, एक तो स्थानीय स्तर हो गया, ठीक है, दूसरा राज्य का स्तर हो गया, और तीसरा राष्ट्रीय स्तर हो गया। जो स्थानीय स्तर होता है बच्चों, तो वो जैसे गांव, शहर या मोहल्ले, इस तरीके से वो स्थानीय रूप में होता है। ठीक है ना, और जो राज्य का स्तर होता है, वो राज्य का स्तर होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही होता है, वो राज्य सरकार उस चीज़ का ध्यान रखती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है हरियाणा या असम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैसे तो हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, बट वो तेलंगाना को जब 2014 में ऐड किया गया था, तो फिलहाल 29 स्टेट्स हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये राज्य स्तर की गवर्नमेंट होती है, जो किसी भी स्टेट के लिए होती है अलग अलग तरह से। ठीक है ना, तो ये ऐसे काम करते हैं अपने स्टेट के लिए। और जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार होती है, उसका जो संबंध होता है वो पूरे देश के लिए होता है। ये देखिए यहाँ पर उसका जो संबंध होता है वो पूरे देश के लिए होता है, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर इसीलिए कही जाती है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि स्थानीय स्तर पर गांव या मोहल्ले, शहर, ये चीज़ें आ गई, और राज्य स्तर पर पूरे राज्य का आ गया। ठीक है, और जब हम राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर में वो पूरी कंट्री से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी जानकारी है बच्चों, और आगे हम बढ़ते हैं। अभी जैसे जैसे हमारी क्लास आगे हम पढ़ेंगे ना 7th 8th की, तो इनका और विड्थ में चीज़ें डिटेल्स में होंगी, तो वो मैं आपको और समझाऊंगी। बट अभी बेसिक से, जैसा कि हमने क्लास 6 की स्टार्ट करी हुई है, तो आप बेसिक से समझेंगे तो आपको आगे समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ मैप दिया हुआ था, तो वो देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर बात करते हैं सरकार एवं कानून की। तो सरकार देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकार होती क्या है, तो वो सरकार हर देश की अलग होती है, जो विभिन्न निर्णय लेने के लिए सरकार को मतलब सरकार ले सकती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। सरकार कानून बनाती है। ठीक है, सरकार क्या करती है, तो सरकार कानून बनाती है, और जो देश में रहने वाले लोग होते हैं वो उस कानून को मानते हैं। तो ठीक है, सरकार से आप मतलब समझ गए होंगे कि सरकार कानून बनाती है, और जो देश में रहने वाले लोग होते हैं वो उस कानून को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा पढ़ते हैं कि सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि वो लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। यदि आप मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया जो लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट चाहे, सरकार चाहे, तो वो उसे बाध्य भी कर सकती है, मतलब उसे प्रेशराइज करेगी, या उस पर कुछ ऐसा, जैसे सपोज यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, उसके लिए लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है, और आपको ट्रैफिक पुलिस ने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे और नहीं मिला, तो फिर वो वहाँ पर कार्रवाई करती है। तो ये जो बाध्य करने का तरीका वो यही है कि या तो फिर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है किसी चीज़ों का, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जुर्माना भरना पड़ सकता है, या तो देखिए जेल की सज़ा काटनी पड़ सकती है, या फिर मतलब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रूल ब्रेक किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर सज़ा डिसाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये वही चीज़ है कि सरकार कार्रवाई कर सकती है। उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है कि अगर जनता को या लोगों को ऐसा लग रहा है कि कानून का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा, तो वो भी चाहें तो कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसा कि हमारी कंट्री डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र वाली है, तो वो जनता के लिए, जनता द्वारा ये सारी चीज़ें हैं, उसमें जनता की बहुत ही अहम भूमिका है। तो अगर किसी चीज़ में उनको लग रहा है कि वो चीज़ें ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं, गवर्नमेंट ने ठीक तरीके से काम नहीं किया, रूल्स को फॉलो नहीं करे, तो वो भी जिस सरकार जनता को बाध्य कर सकती है, तो वो भी कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करते हुए वो भी चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम देखिए यहाँ पर, और कई बार क्या होता है कि देखिए जब ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कि जिसमें सारे लोग इकट्ठे होकर आवाज़ उठाते हैं, तो तब क्या होता है, तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। तो जब वो आगे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, तो फिर क्या होता है कि कानून भी आगे सपोर्ट करता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम तो वाकई में है, जेन्युइन है, तो फिर वो लोगों की मदद करती है, और उसका प्रोसेस जो है आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सरकार के प्रकार की। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट,
तो यहाँ पर जो मेन मुख्य रूप से हैं 2 प्रकार दिए गए हैं, एक तो है लोकतांत्रिक सरकार और दूसरी है राजतंत्री। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र, भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब लोगों द्वारा। ठीक है, अगर हम लोकतंत्र को आसान शब्दों में समझें तो आप कह सकते हैं कि शासन की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें जो सत्ता है वो सीधे जनता के हाथों में ही होती है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि ये जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है ना, लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। तो इसमें जो अहम भूमिका है वो जनता की ही है। ठीक है ना, तो देखिए ये भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। ये लोकतंत्र देश ऐसे ही नहीं बना बच्चों, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। ठीक है ना, संसार में और भी कई देश हैं जहां लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए गए हैं। ऊपर बताया जा चुका है, ये वहाँ पर पीछे कुछ डिटेल में था, तो पढ़ लीजिएगा आप लोग कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। तो ये लोकतंत्र के बारे में ही बेसिकली, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि उसमें जनता की ही पावर होती है। जनता चाहे तो वही अपनी गवर्नमेंट चुनेगी, जिसे वोट करेगी उसी की गवर्नमेंट बनेगी। तो इस प्रकार इसमें जो लोकतंत्र में अहम भूमिका है, अहम भागीदारी है, वो जनता की ही होती है। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लोकतांत्रिक जो सरकार है उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसा कि मैंने अभी अपने शब्दों में बताया कि वो वोट डालते हैं और उसी के माध्यम से गवर्नमेंट सेलेक्ट होती है। जिसको ज़्यादा वोट जाता है, जनता जिसको ज़्यादा सपोर्ट करेगी उसी की गवर्नमेंट हो जाती है। तो देखिए सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। देखिए जब तक पूर्ण अधिकार देने का अपनी पूरी कंट्री में ये रूल जो कंट्री नहीं कर रही है, ऐसा आदेश नहीं है या ऐसा वहाँ पर नियम नहीं है, तो वो लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो बच्चों देखिए अभी हमने लोकतंत्र के बारे में जाना कि लोकतंत्र सरकार किसे कहते हैं, और जो दूसरी सरकार होती है राजतंत्रीय सरकार, तो मैं अभी आपको यहाँ पर उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ से एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। ठीक है ना, इसमें राजतंत्रीय सरकार में देखिए क्या होता है, इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने की, सरकार चलाने की शक्ति होती है। किसके पास? राजा या रानी के पास। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ से राजा और रानी के पास निर्णय लेने की, सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। ठीक है ना, जैसा कि लोकतंत्रीय में हमने पढ़ा था कि उसमें जनता की सरकार होती है, जनता जिसे चुनती है वही सरकार बनती है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जस्ट अपोजिट होता है। इसमें राजा और रानी द्वारा ही जो निर्णय अंत में लिया जाएगा वही मान्य हो जाता है। ठीक है ना, तो निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ये महिला मताधिकार के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा हम जानकारी लेते हैं। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। ठीक है ना, महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान महिला मताधिकार के लिए महिलाओं ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। ठीक है ना, इसमें जो है इसे जो है क्या कहते हैं, महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। और इसे मतलब ये देखिए आगे अंग्रेजी में भी लिखा है, अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफ्रेज मूवमेंट। ठीक है, सफ्रेज का जो अर्थ होता है वो होता है वोट देने का अधिकार। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर और नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखा नहीं है कि जो ये सफ्रेज मूवमेंट में जिन्होंने भाग लिया था, जो इसके समर्थक थे, तो वो उस पूरे समूह को कहा जाता था सफ्रेजिस्ट। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि वो उसमें जो समर्थक थे उन्हें क्या कहा जाता था सफ्रेज मूवमेंट में, तो उन्हें कहा जाता था सफ्रेजिस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुष के काम माने जाते थे। यहाँ पर हुआ क्या था, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस दौरान बहुत सारे मतलब ऐसे काम थे जो महिलाओं ने भी किए, उनको बुलाया गया, तो लोगों ने देखा कि अरे ये काम तो ये भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि देखिए विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया। तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, तो लोगों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। क्योंकि मानना होता है कि जैसे महिलाएं तो सिर्फ घर के काम ही कर सकती हैं, ऐसा ये रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये मानना गलत है। बट देखिए यहाँ पर फिर हुआ क्या कि इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब उन सबको लगा कि महिलाओं की क्षमता तो बहुत ही ज़्यादा है, वो तो पुरुषों के बराबर काम कर सकती हैं, ये भी कर सकती हैं, ऐसा भी, तो इस प्रकार ये जो सफ्रेज मूवमेंट था, तो इस तरीके से इस सोच के माध्यम से यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने के समान रूप से योग्य माना गया।
तो महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने भी सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। फिर तभी उसमें बहुत सारे समर्थक शामिल हुए थे। आपने एलिजाबेथ का नाम सुना होगा, एलिजाबेथ और एलिस पॉल और भी अन्य समर्थक थे जो इस सफरेज मूवमेंट में फिर सभी ने हिस्सा लिया था और इसका भरपूर समर्थन किया था। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि ये सारी लड़ाई जो हुई, ये सारा आंदोलन जो हुआ, ये इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि ये आंदोलन वैश्विक रूप में हुआ था। ये सिर्फ किसी एक जगह पर नहीं था, बल्कि ये पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा था। ठीक है ना। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। अगर क्वेश्चन में आता है कभी कि सबसे पहला अधिकार कहाँ पर किसको मिला, तो सबसे जो पहला अधिकार था औरतों को वोट डालने का, वो अमेरिका में मिला था 1920 में। ठीक है ना। और उसके बाद कहाँ दूसरा मिला था, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में मिला था कब, 1928 में। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम भारत की बात करते हैं तो देखिए बच्चों, भारत में जो पहली बार 1921 में सीमित रूप से ये रूल शुरू हुआ था मताधिकार का, इसकी जो शुरुआत थी वो मद्रास और बॉम्बे से हुई थी। ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो इसकी शुरुआत हुई थी वो मद्रास और बॉम्बे से हुई थी और उसके बाद 1921 में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि 1929 में इसका थोड़ा सा और विस्तार हुआ। ठीक है ना, 1929 में थोड़ा सा और विस्तार हुआ और उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसका जो दायरा था वो थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया। लेकिन जो अगर हम पूर्ण मताधिकार की बात करें कि ये पूरी तरह से कब लागू हुआ, तो ये 26 जनवरी 1950 के संविधान में पूर्ण मताधिकार के रूप में इसे लागू कर दिया गया और सभी को यह अधिकार मिला कि सभी वोट डाल सकते, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, और उसकी जो एज सीमा थी वो 18 साल से शुरुआत थी, और चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। इस चैप्टर में आगे और भी है बच्चों, मैं आप लोगों को बताऊंगी, अभी हम पढ़ेंगे, बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो पहले शुरुआत में वोट डालने के लिए ना, देखिए यहाँ पर लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जो पहले वोटिंग का सिस्टम था ना, तो वहाँ पर सिर्फ जो अमीर या पढ़े लिखे लोग होते थे या जिनकी ज़मीन जायदाद होती थी, सिर्फ उन्हें ही अधिकार था वोट डालने का। देखिए मैं आपको यहाँ से पढ़ के सुना रही हूँ कि भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट डालने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई और 1931 में, ठीक है ना, 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले गरीबों को और महिलाओं को और जो लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो गांधी जी ने इस पर अपना विचार दिया था कि मैं इस पक्ष से, इस नियम से मैं सहमत नहीं हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ तक की हमने जानकारी ले ली है बच्चों। अभी हम आगे देखिए बढ़ते हैं। ये कुछ इसके क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट ही हो गया है, और अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी पीपीटी बना के भी करा दूंगी, बट मैंने सोचा आज मैं आपको एक कंप्लीट चैप्टर ही करा देती हूँ। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से हमारा ये आज का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और हम नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।